नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज़ादी के इन 75 सालों की बात करें तो आधी आबादी ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई है। वो विकास गाथा में कहीं ना कहीं बराबर की भागीदार बनी है। और जब हम साल 2022 की बात करते हैं तो ये संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी और एक तरह से महिला वकील की अदालत में दस्तक के करीब करीब 100 साल पूरा होने का भी वक्त है। ऐसे में आज इस खास मौके पर आइए जानते हैं, चर्चा करते हैं, समझते हैं कि आज़ादी के 75 साल में आखिर महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और व्यवहारिक आज़ादी की राह कैसी रही है। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर फौजिया खान हैं जो कि राज्यसभा सांसद हैं। इस समय वो मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फौजिया खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और साथ ही मेरे साथ है सुनीता दुग्गल जो कि लोकसभा सांसद हैं, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ भागीदार बन रही हैं। सुनीता दुग्गल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप दोनों क्योंकि राजनीति से संबंध रखती हैं, इसलिए पहला सवाल मेरा राजनीति से जुड़ा ही है। जब हम 75 साल की बात करते हैं तो तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी अहम पहचान बनाई है। कुछ नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो हम अगर 75 साल की बात करें, नंदिनी सतपथी, मोहसिना किदवई, गिरिजा व्यास, सुषमा स्वराज, मायावती, वसुंधरा राजे, इसके अलावा शीला दीक्षित, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी और हम जानते हैं इंदिरा गांधी के रूप में हमें पहली महिला प्रधानमंत्री मिली। और जब हम 75 साल की बात करें तो हाल ही में हमें दूसरी महिला राष्ट्रपति मिली हैं। किस तरह से, डॉक्टर फौजिया खान आपसे शुरुआत करूंगी, किस तरह से आप राजनीति में महिलाओं की भूमिका को देखते हैं 75 साल में? मुझे लगता है राजनीति में महिलाओं की भूमिका बहुत ही ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये 50% आबादी से संबंध है इसका। और एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, कहा गया है कि जिस देश की महिलाएं एम्पावर्ड हैं, व्हाट डिटर्मिन्स वेदर अ सोसाइटी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हारमोनियस और अदरवाइज डिपेंड्स ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन इट। ऐसा पंडित रवि श्री शंकर ने कहा है और बहुत सारे लोगों ने कहा है। और ये जो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये रोड बहुत आसान है और हम पहुँच गए हैं डेस्टिनेशन तक, नहीं। इस रोड पर हम चल रहे हैं। जेंडर पैरिटी, जेंडर एम्पावरमेंट का रोड बहुत लंबा है। कुछ हम ज़रूर चले हैं, एक जर्नी तय की है, लेकिन अभी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन बहुत दूर है। और इसीलिए जब 75th अमेंडमेंट करके महिलाओं को पंचायत राज में रिजर्वेशन दिया गया था, तो उस समय ग्रामीण हिंदुस्तान में, जो कि हमारा असली देश जहाँ बसता है, वहाँ एक बड़ी क्रांति हमको देखने को मिल रही है कि जहाँ की महिला एक ज़माने में बिल्कुल ही घर में रहती थी, जहाँ वो उसको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उसको किसी तरीके का अधिकार नहीं था। आज 50%, बहुत सारे राज्यों में 50% महिलाएं जो है वो सरपंच हैं, ग्राम पंचायत की मेंबर्स हैं, पंचायत समिति की मेंबर्स हैं, और जो है ज़िला परिषद जो हम कहते हैं हमारे पास, उसके अध्यक्ष हैं, कॉरपोरेशंस लीड कर रही हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ लीड कर रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अभिमान की बात है कि एक हिस्से में, लोअर हिस्सा जिसको कह सकते हैं, वहाँ आज महिला राजनीति में सक्रिय हो गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो प्रूव कर रही हैं कि ये जो है बहुत सही कदम है और भी कदम उठाने चाहिए आगे हमने, द रोड अहेड। बिल्कुल। सुनीता दुग्गल जी, अगर देखें तो जब सत्ता का रास्ता तय होता है तो उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक वोटर के रूप में हम देखें तो किंग मेकर की भूमिका में अब महिलाएं हैं जो आगे आ रही हैं। तो ये जो बदलाव है समय के साथ आज़ाद भारत में महिलाओं की भागीदारी से, किस तरह का बदलाव आप समझती हैं कि संभव हुआ है सत्ता में? देखिए प्रीति जी, मुझे लगता है कि हमने काफ़ी रास्ता तो तय किया है आज़ादी से लेकर, अगर हम आज तक की बात करें। मेरा मानना है कि शायद हमने हाफ द वे, कि हम लोग आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं। क्योंकि आधे रास्ते तक मैं इसलिए कह सकती हूँ कि आपने देखा होगा कि 2019 के जो चुनाव थे, उसके अंदर जो अपना वोट का जो अधिकार है, टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज, उसमें आप देखिए कि 50% से भी ज़्यादा जो है, वो पुरुषों से भी ज़्यादा जो है वो भागीदारी महिलाओं की रही है वोट करने की। तो इसका मतलब उन्होंने अपने राइट को, अपने अधिकार को ठीक तरीके से पहचाना है।
सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस बात को, महिलाओं को खासकर धन्यवाद करना चाहिए कि जब एक जो डेवलप्ड कंट्रीज थे लाइक यूके एंड यूएस, वहाँ पर जब वोट करने का अधिकार उनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया। और मुझे लगता है कि आधा रास्ता अभी तय करना और बाकी है, और जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक दिन वो ज़रूर आएगा कि हम लोग वी विल फील सेटिस्फाइड कि भाई हमें एक संतोष रहेगा, हमें एक तसल्ली रहेगी कि हम लोग जो है वो ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक तरीके से चल रहे हैं और ठीक जगह पर पहुंच भी रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर फौजिया खान, जैसा अभी जिक्र यूके और यूएस का किया सुनीता जी ने, सिर्फ भारत ही नहीं हम बल्कि पूरी दुनिया में देखें तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ा है। जब खास तौर से हम राजनीति की बात करें, उसमें हिस्सेदारी की बात करें, आपने पंचायत चुनाव को लेकर उसमें हिस्सेदारी को लेकर बात उठाई, ये आलोचना भी रही कि सिर्फ एक मुखौटा है महिलाएं, लेकिन क्या आप मान रही हैं कि वो सोच भी बदली है? ये सोच से मैं इनकार तो नहीं करूंगी, इतना कहूंगी कि ये एक प्रोसेस है और पहले कुछ महिलाएं अपने आप आकर काम कर रही थी, आज और ज़्यादा आ रही हैं, उससे और ज़्यादा आएंगी। इंडिपेंडेंटली काम करने वाली महिलाओं की संख्या भी बहुत हद तक बढ़ी है, लेकिन ये सच्चाई भी है। आज ही मैं कहीं कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में देख रही थी कि वहाँ की फ्लैग हॉइस्टिंग भी और ओथ सेरेमनी भी, महिला इलेक्ट होकर आई लेकिन ओथ सेरेमनी के लिए महिला आ नहीं पाई, ओथ सेरेमनी के लिए पुरुष ने जाकर उनका ओथ लिया है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमको कुछ न कुछ सरकार की हैसियत से कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, इस पर भी सख्ती करनी पड़ेगी, लेकिन इतना है कि ये प्रोसेस है और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये तस्वीर ज़रूर बदलेगी। सुनीता दुग्गल जी, जब हम राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि महिला आरक्षण से जुड़ा एक बिल है। बहुत अच्छा होता कि जब हम 75 साल की बात कर रहे हैं तो वो बिल भी पास होता, जो कि काफ़ी समय से लटका हुआ है। आपको लग रहा है कि इसको लेकर भी महिलाओं को खुद ही और मुखर होना पड़ेगा? ऐसा है कि अगर मैं अभी फ़िलहाल के सरकार की बात करूं तो शायद ये जो हमारी 17वीं लोकसभा है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो चुनकर आई हैं। 78 जो है उनका नंबर है, और राज्यसभा में भी जो हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है संख्या बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि जब कोई ऐसा एक जो कोई अगर इशू कोई आता है तो उसमें सभी लोग इकट्ठे मिलकर उसके ऊपर बातचीत करते हैं। और मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी, कि उनके मन में भी एक अलग सा भाव जो है वो महिलाओं को लेकर रहता है। चाहे आप इसमें आप अगर बात कर लें, चाहे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 48 इसमें लोकसभा में सांसद हैं, सबसे ज़्यादा नंबर है, तो उसी तरह से ही अभी मिनिस्टर की आप बात करें, जैसे जो अभी MOS हैं, जो एक्सपेंशन हुई तो उसके अंदर कितनी महिलाएं जो हैं उनको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया बीच में। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि ऑनेबल हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, तो उनके लिए भी उनका चयन भी जिस तरह से बैठकर पूरा जो है NDA के सभी लीडर्स ने डिसीजन लिया, और कितना बड़ा डिसीजन ये है, क्योंकि महिला अगर किसी पद पर, किसी पोस्ट पर, किसी अच्छे बड़ी पोस्ट पर पहुंचती है तो वो बहुत सी महिलाओं को, बहुत सी बच्चियों को, बहुत सी हमारी बेटियों को एक इंस्पिरेशन रहती है उनसे। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें जिस तरह से हमारी महामहिम है, उनका लाइफ तो जिस तरह से रहा है, जिस तरह से एक झारखंड के छोटे से गाँव से उठकर और एक आज जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसका जो सर्वोच्च पद है उस पर वो विराजमान है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इंस्पिरेशन जो है हमारी बेटियों को, महिलाओं को इससे मिलता है। तो धीरे धीरे जो है वो सूरत बदल रही है, और आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि जो उम्मीदें हमारी महिलाओं को हैं सरकार से भी और जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी, वो ज़रूर उनकी पूरी होंगी। बिल्कुल। उड़ीसा के एक छोटे से गांव से, जनजातीय समुदाय से निकली एक महिला आज देश का जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसकी राष्ट्रपति है। जाहिर तौर पर यह बेहद गर्व भरा पल है, लेकिन जो महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा बिल है डॉक्टर फौजिया खान, इस पर आपको लगता है कि थोड़ा सा तमाम जो दल हैं महिलाओं को इसे लेकर भी थोड़ा और मुखर होना होगा सभी दलों की, क्योंकि 1998 से कहीं ना कहीं ये लंबित है। दूसरा एक पहलू, जब महिलाओं को टिकट देने की बात होती, जैसा भी सुनीता जी ने कहा कि अब हम देख रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद है महिला वो किस तरह से बढ़ी हैं तुलनात्मक रूप से, लेकिन जब टिकट देने की बात होती है तो क्या हम माने वो तस्वीर उतनी उजली है?
सुनीता जी बहुत इस बारे में संतुष्ट लगती हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जब हम आज़ाद हुए तो 5% महिलाएं उस समय भी हमारी पार्लियामेंट में थीं। उसके बाद आज 75 साल बीतने के बाद अगर हम ये कहें कि 14% पर आकर हम संतुष्ट हैं, तो मुझे लगता है कि हम कहीं बहुत स्लो चल रहे हैं, क्योंकि हम अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते हैं 14% पर पहुंचकर, जबकि ग्लोबल एवरेज जो है 25% से ज़्यादा है, ग्लोबल एवरेज पार्लियामेंट में महिलाओं का। और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तकरीबन 132 देश ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं को कोटा दिया है, और उसमें से कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने जो है 65% तक भी महिलाएं उनके पास पहुंच गई हैं। जैसे अर्जेंटीना ने पहला जेंडर कोटा दिया था, इसमें 42.6% जो है उनके चेंबर ऑफ डेप्यूटीज़ में महिलाएं हैं, 40.3 उनके सेनेट में है, और रवांडा में 64% तक महिलाएं चली गई हैं उनके हाउस में। क्यूबा है, स्वीडन है, फिनलैंड है, साउथ अफ्रीका है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने ये कोटा दिया है, और वहाँ महिलाएं जो है रिप्रेजेंट कर रही है बहुत ज़्यादा तादाद में। तकरीबन 50% के नज़दीक तक महिलाएं पहुँच गई हैं। और वैसे अगर सारे देशों को मिलाया जाए तो 25% ग्लोबल एवरेज है। वहाँ हम 14% पर आकर हम खुश तो नहीं रह सकते हैं। और मोदी जी जो इतना यानी उनका इंक्लिनेशन है कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, तो हमें तो इंतज़ार है कि कब वो बिल आएगा पार्लियामेंट में। केंद्र में नहीं डॉक्टर फौजिया खान, राज्यों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। असेंबलीज का भी पार्लियामेंट में ही बिल पास होगा, तो रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज दोनों का ये जो बिल है जो 20-25 साल से लड़ रहा है पार्लियामेंट में, उसको पास करने का ये सही समय है। अगर ये अमृतकाल है तो यहाँ से अमृतकाल की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक महिलाएं 50% उनको जस्टिस नहीं मिलती है, हम अमृतकाल कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ अगर वो बिल आता है मोदी साहब के पास, मोदी जी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आदरणीय, उनके पास पूरी मेजॉरिटी है। आज बिल आए तो किसी की कोई हैसियत नहीं है कि उस बिल को रोके। एक महिला की हैसियत से तो मुझे लगता है हर दल की महिला इसके लिए फेवर में रहेगी, लेकिन ये बिल आना तो चाहिए पार्लियामेंट में। ये इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ, 3 वर्ष गुजर गए हैं सरकार के इस जो है इसमें। ठीक है, अब राजनीति से थोड़ा आगे बढ़कर मैं अगर जुडिशरी की तरफ आऊँ, और अगर उसमें हम देखें सुनीता दुग्गल जी, तो अभी भी जो महिला न्यायाधीश हैं उनकी ज़रूरत हमें महसूस होती है, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। और ख़ास तौर से उसके बाद जो नज़रिया बदलेगा कहीं ना कहीं जुडिशरी को लेकर, वो भी हम जानते हैं। फर्स्ट विमेन लॉयर की बात करूँ, कार्नेलिया सोराब जी, 100 बरस हो जाते हैं करीब करीब, तमाम संघर्षों के बीच, तमाम चुनौतियों के बीच, पर्दा प्रथा, जब पुरुषों को साथ बैठने भी नहीं दिया जाता था पुरुषों के साथ, उस समय वो बनी थी वकील। लेकिन आज तो समय बदल गया है, लेकिन उसके बाद भी जुडिशरी में जो मैं कहूँ भूमिका होनी चाहिए महिलाओं की, वो आपको लगता है अभी संतोषजनक है? नहीं, बिल्कुल संतोषजनक तो नहीं कह सकते उसको। इन रियल मीन्स जो है हर फील्ड के अंदर अभी महिलाओं की बहुत सख्त ज़रूरत है कि उनकी संख्या बढ़े। और जुडिशरी में तो मुझे लगता है कि शायद स्थिति कमोबेश कुछ ज़्यादा ही जो है वो संतोषजनक नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं पर भी मुझे लगता है कि महिलाएं जागरूक हो जाती हैं इसके बारे में, जैसे भी रिसेंटली केरल के अंदर हमारी एक महिलाओं की जो है वहाँ के जो स्पीकर हैं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जो महिला स्पीकर्स हैं और जो महिला जो मिनिस्टर्स हैं उन सबको उन्होंने वहाँ पर इनवाइट किया था। ऑनेबल जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था। तो वहाँ पर हमने देखा कि जो एक जुडिशरी से जो वहाँ पर महिला आई थी जज जो हैं, उन्होंने बताया कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सबसे लोअर उससे जो स्टार्ट होता है ये, उसमें उन्होंने बताया कि मोर देन 60% जो है महिलाएं हैं वहाँ पर। तो जब मुझे लगता है कि जब मौका मिलता है तो महिलाएं अपने आप को प्रूव करती हैं, और एक उनका डबल चैलेंज हो जाता है उनको, कि उनको प्रूव करना भी पड़ता है उनको कि यस यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, अदरवाइज एक मिनट में जो है जो हमारा मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है वो आपको बोल देगा कि देखिए हम तो पहले ही कहते थे कि इनके बस का रोग नहीं है ये। तो मुझे लगता है कि अभी और ज़्यादा ज़रूरत है, और जो महिलाएं अपने जिस पोजीशन पर हैं
वो वहाँ पर उसके साथ बिल्कुल सही तरीके से जस्टिस करें, न्याय करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें हमें किसी को पिन पॉइंट करने का, किसी को फिंगर आउट करने का मौका नहीं मिलता है कि देखिए इनको आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी तो इन्होंने क्या किया उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत अच्छे से महिलाएं जहाँ जहाँ कहीं भी उनको मौका मिलता है तो बहुत अच्छे तरीके से प्रूव करती हैं। और देखिए जहाँ कहीं पर भी हमें ये लगता है कि हमें सरकार को या कि हमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं आपको डिफेंस सर्विसेज की, इससे पहले कभी डिफेंस सर्विसेज में महिलाओं के लिए सोचा ही नहीं गया। अभी फर्स्ट टाइम जो एनडीए का फर्स्ट बैच जो आएगा जिसके अंदर की महिलाएं जो हैं वो भी उसके अंदर फर्स्ट बैच जो है उनका निकलेगा। सैनिक स्कूलों की बात करें हम तो उनके अंदर जो है बच्चियों की अब उनके अंदर पूरी पार्टिसिपेशन रहेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब धीरे धीरे सोच जो है वो बदल रही है। लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो अभी ज़रूरत है और ज़्यादा इसको और इम्प्रूव करना। जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ अपनी काबिलियत दिखा रही हैं महिलाएं। जुडिशरी को लेकर आपका भी कमेंट डॉक्टर फौजिया खान। देश भर के 25 उच्च न्यायालयों में केवल एक तेलंगाना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर महिला न्यायाधीश हिमा कोहली थी जो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। अगर देखें तो कुल 661 न्यायाधीश, इनमें से लगभग 72 महिलाएं हैं और मणिपुर, मेघालय, बिहार, त्रिपुरा और उत्तराखंड के उच्च न्यायालयों में कोई महिला न्यायाधीश नहीं। क्या दिखाता है ये स्थिति और कैसे इसको सुधारा जा सकता है? ये स्थिति तो निश्चित तौर पर निराशाजनक है, इसको तो इम्प्रूव होनी ही चाहिए। लेकिन मैं कुछ और एक पॉइंट जुडिशरी के बारे में यहाँ रखना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, महिलाओं के सिक्योरिटी को लेकर, उनके एक्सप्लॉयटेशन को लेकर, उनके प्रॉपर्टी राइट्स, उनके मैरिज राइट्स, उनके हर तरीके के राइट्स के लिए कानून बने हैं। और भी कानून जो है हमारे देश में बहुत सारे बने हैं, जनरल भी। लेकिन मुझे आज यहाँ इस माध्यम से एक बात ये कहनी है कि गवर्नेंस हो या कानून हो, उसके इम्प्लीमेंटेशन की एक मर्यादा होती है। हम क्यों बदल नहीं ला पा रहे हैं? बहुत सारा सामाजिक स्तर पर, व्यवहारिक सोच के स्तर पर मेरी ये बोलना है कि हम दूसरे देशों में जाते हैं। अब फॉर इंस्टेंस मैं साउथ अफ्रीका गई और साउथ अफ्रीका में मैं एक जो लोगों के साथ मैं जा रही थी तो वहाँ बहुत ही बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं था, एक ही गाड़ी हमारी थी और ट्रैफिक लाइट वहाँ पर जब लाल हुआ तो वो गाड़ी वहाँ रुक गई। तो हमने कहा कि भाई यहाँ तो कोई नहीं है, अभी आपको रुकने की क्या आवश्यकता थी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लॉ है। अब अगर लॉ हमारे माइंडसेट में इम्बाइब ना हो, हमारे यहाँ क्या होता है कि हमको स्पीड ब्रेकर लगाना पड़ता है। हमको अगर पुलिसमैन हो तो हम रुकते हैं, अगर पुलिस नहीं हो तो हम चले जाते हैं आगे। तो अभी लॉ अबाइडिंग होना हमारे अंदर इम्बाइब नहीं हुआ है। और जब ये इम्बाइब होता है, हमको लगता है कि ये हमारे भले के लिए है। जब तक समाज को ये न लगे कि जो कुछ कानून है वो हमारे भले के लिए, इसका पालन होना चाहिए, जब तक ये सेंसिटाइजेशन समाज में ना हो, तब तक कितने भी आप कायदे कानून बना लें, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना मुश्किल होगा। इसीलिए रिजर्वेशन की ज़रूरत है। लेकिन ये रिस्ट्रिक्टिव लॉज की जगह हमारे देश में इस तरह का माइंडसेट बनाने के लिए फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन टू एजुकेशन हमने मूव होना चाहिए। क्योंकि सेंसिटाइजेशन और एजुकेशन, और हमारे एजुकेशन का जो है एक टोटल अपहीवल होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, लेकिन इसके अंदर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, लॉ हमारे भले के लिए है, लॉ हमने इम्बाइब करना चाहिए। ये सेंसिटिवनेस हमारे इंडियंस में आने की अभी आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। और आपने एजुकेशन की बात की सुनीता दुग्गल जी, एक बहुत बड़ा पहलू है और इस पर हम देखें तो प्राइमरी लेवल पर जो महिलाओं का एडमिशन है वो काफ़ी बढ़ा है, बच्चियों का एडमिशन है वो काफ़ी बढ़ा है। शिक्षा के स्तर पर सरकार की तरफ से भी तमाम कोशिशें रही हैं, अभी की सरकार की तरफ से और जो पहले की सरकारें रही हैं। हर कोई शिक्षा पर जोर देता रहा है क्योंकि वही रीढ़ है कहीं ना कहीं पूरे समाज की। लेकिन इससे थोड़ा हम आगे बढ़ें तो वर्क प्लेस में, वर्क फोर्स में भागीदारी घटी है थोड़ा। सेंसिटाइजेशन की आपने बात की, 9th से लेकर 12th तक जो है वो ऐसा टाइम होता है कि जिसके अंदर अगर हम कुछ स्किल के ऊपर अगर हम फोकस करें, कि चाहे वो हमारे बच्चे हैं चाहे बेटियां हैं, कि अगर हम उनको थोड़ा सा स्किल के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो वो उस चीज़ में जिसमें भी उनको इंटरेस्ट रहेगा उसमें उनकी एक एक्सपर्टीज़ आ जाएगी। अभी तक फोकस जो है मैक्सिमम मैंने ये देखा है कि यूथ का जो है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए रहता है।
लेकिन एक एंटरप्रेन्योर आप कैसे बने, किस तरह से जो है आप अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकें। नहीं, अभी जो यंग जनरेशन है उनको, उनका माइंड में बहुत बहुत इनोवेटिव उनका माइंड रहता है, बहुत कुछ ना कुछ सोचते रहना उनको, और ऐसे उसमें जब कोई महिलाएं कितना अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा। तो यही मेरी मतलब सबको यही आपके माध्यम से गुजारिश रहेगी कि बच्चियां भी जो हैं वो लाइक राइट फ्रॉम 9th 10th 11th 12th से अपना कुछ ना कुछ माइंड मेकअप करें कि अब उनको क्या लाइफ में आगे करना क्या है। अभी मैंने आपको, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं कि जैसे जो हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो बहुत सी हमारी जो क्लासमेट्स थी वो देवर सो ब्रिलियंट, इतनी वो स्टूडियस और इतनी ब्रिलियंट और इतनी इंटेलिजेंट होती थी, लेकिन बस क्या है कि बस उन्होंने ग्रेजुएशन किया और फट से उनकी शादी हो गई। तो आई मीन, और उनको दे फील जेलस ऑफ अस। उनको ये रहता था कि यार तुम लोग तो आगे पढ़ रहे हो, और उनकी कैपेबिलिटी में, उनके उसमें कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन एक माइंडसेट ऐसा है कि बस नहीं ठीक है, ग्रेजुएशन कर लिया, आगे क्या करना है, आप शादी करिए, बस अपने घर बैठिए। और तो मुझे लगता है कि ये माइंडसेट जो है ना, ये बच्चियों का, बेटियों का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे ये चेंज हो भी रहा है। तो अगर हम उसी टाइम में, अगर हम उसी 12th क्लास तक अगर उनको हम थोड़ा सा उनका माइंड मेकअप करना स्टार्ट करें कि जहाँ पर उनका इंटरेस्ट है उस तरफ वो फोकस करें, तो और मुझे लगता है कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें भी काफ़ी कुछ इस तरह का है कि बहुत बार बच्चे एक कोर्स में हैं, बीच में उनको छोड़ना पड़ गया तो पूरा का पूरा उनका 1-2 साल बर्बाद हो जाता था। ये बहुत ही अच्छा एक सिस्टम इसमें है कि अगर आपको बीच में कहीं ब्रेक करना है, आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिली है, कहीं पर जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, आप यू गो हेड, आप वहाँ जाइए, और उसके बाद आपको कभी लगे कि मुझे अब वो कंप्लीट करना है तो देन यू गेट योर एडमिशन इन दैट कोर्स। आपने IRS सर्विस छोड़ी, आप पॉलिटिक्स में आए, आप PhD हैं जी। डॉक्टर फौजिया खान, आप दोनों इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई की, और जैसे हम जान रहे हैं, आज बताने की ज़रूरत नहीं है, खेलों के क्षेत्र की बात हो, विज्ञान की बात हो, आप लोग राजनीति में हैं, कोई भी क्षेत्र हो, एक गांव से निकला व्यक्ति, दूर दराज के इलाके से निकला व्यक्ति भी अपनी काबिलियत को साबित कर रहा है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने के बावजूद, जब मैंने कहा वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी घट रही है। और क्या ऐसे कदम है? सरकार की तरफ से महिलाओं को लोन देने की बात हो तो वो ज़्यादा मिलता है, तमाम योजनाएं महिलाओं के पक्ष में बनाई गई हैं, लेकिन और क्या ऐसे चैलेंजेस हैं या क्या किया जाना चाहिए ताकि ये भागीदारी बढ़े? और एक तो मैं सुनीता दुग्गल जी से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हमारी एजुकेशन न सिर्फ स्किल बेस्ड बल्कि टोटल हमारे सिलेबस और करिकुलम में चेंजेस आनी चाहिए। जब इन्होंने नेशनल पॉलिसी लाई है न्यू, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के बारे में अब बिल्कुल तेज़ी से कदम उठाने चाहिए, और न सिर्फ स्किल बेस्ड बल्कि एक होलसम इंसान कैसे बने हर तरीके से, उसकी पर्सनालिटी, यानी जो आप बोल रहे हैं वर्क प्लेस पे, तो जो कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड है, जो माइंडसेट में चेंज आना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अभी सुनीता जी कह रही थी कि शादी हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, ख़त्म, मैरिज और डेड पॉइंट क्यों होना चाहिए, एंड पॉइंट क्यों है एजुकेशन के लिए? मैरिज के बाद औरत एजुकेशन क्यों नहीं ले सकती? UPSC के रिजल्ट्स में हम इतने स्टोरी सुनते हैं, हाँ, बहुत रेयर है, लेकिन ये भी एक प्रोसेस है, हो रहा है, लेकिन मैरिज शुड नॉट बी अ हिंड्रेंस। मेरे कॉम जो मुझे याद आ रहा है मैं वही बता रही, मेरे कॉम का नाम देखिए, शादी के बाद भी कितना अच्छा उनका, बच्चों के बाद भी कितना अच्छा प्रदर्शन रहा है। शादी के बाद हम लोगों ने एजुकेशन लिया है। जिस फैमिली में शादी के बाद एजुकेशन दिया जाता है, काम करने दिया जाता है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम यही है कि माइंडसेट चेंज होना है। माइंडसेट चेंज करने के लिए एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने की आवश्यकता है, करिकुलम में चेंज लाने की आवश्यकता है, और इमोशनल, स्पिरिचुअल, एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग इंडिविजुअल बने, ऐसा करिकुलम बनना चाहिए। आज हमारा करिकुलम बेसिकली लिटरेसी बेस्ड है, क्योंकि देखिए 1901 में 5% लिटरेसी थी हमारे देश में, और महिलाओं की तो 0.2 थी, जो बढ़कर 1947 में 18% जनरल लिटरेसी हुई, 12% महिलाओं की। आज जो है जनरल लिटरेसी, अभी नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक 77.7% जो है जनरल लिटरेसी इन मेल्स है, और फीमेल्स में 70.4% है। तो लिटरेसी में हम चल रहे हैं अच्छी स्पीड से। मुद्दा यहाँ क्वालिटी का है, क्वांटिटेटिव ग्रोथ हमारी हुई है। अभी देखिए आप, हर इवन छोटे छोटे हैमलेट्स में भी स्कूल्स हैं,
जो पिछली सरकार ने भी सर्व शिक्षा अभियान किया था, हर विलेज में इमारत है स्कूल की, क्वांटिटेटिव ग्रोथ हुई है, लेकिन वी नीड टू नाउ चेंज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड मेक इट मोर इंक्लूसिव इन एवरी सेंस। ये आज की ज़रूरत है और ये आज 75 इयर्स लेटर ये चेंज हमारे देश में आना चाहिए जाहिर तौर पर। और अभी हम 75 साल आज़ादी के मना रहे हैं, जाहिर तौर पर चमक है हमारे चेहरे पे, लेकिन जैसे कुछ चैलेंजेस की आपने बात की, इन पहलुओं पर ध्यान देना होगा। जाहिर तौर पर महिलाएं और ज़्यादा सशक्त हो रही हैं, सही को सही कह रही हैं, गलत को गलत ठहरा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हम कहीं ऊपरी परत में देखने में तो उजले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम गहराइयों में जाएँ तो वहाँ अभी भी काम करने की ज़रूरत है। तो जाहिर तौर पर अगर इन चुनौतियों पर, इन चैलेंजेस पे काम किया जाए तो जब हम आज़ादी के 100 साल मनाएंगे तो सिर्फ देश ही हीरे की तरह नहीं चमकेगा, बल्कि महिलाओं की जो खूबसूरत मुस्कान है वो भी और ज़्यादा चमकेगी। डॉक्टर फौजिया खान आपका, सुनीता दुग्गल जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।